Hello students, in the next video of class 8 science chapter number 2 microorganism इसमें आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट अवॉइड स्प्रेडिंग ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म यानी कि माइक्रोऑर्गेनिज्म को ज़्यादा बढ़ने से कैसे रोक सकते हैं। कंडीशंस दैट प्रमोट माइक्रोऑर्गेनिज्म ग्रोथ यानी कि वो कंडीशन जो माइक्रोऑर्गेनिज्म को ग्रोथ करने के लिए प्रमोट करती हैं, बेनिफिट देती हैं। एंड नेक्स्ट लास्ट इज प्रिवेंशन ऑफ फूड को कैसे प्रिजर्व करें माइक्रोऑर्गेनिज्म से। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है कि हम माइक्रोऑर्गेनिज्म को स्प्रेड होने से, फैलने से कैसे रोकें। तो सबसे पहला जो ये आपका टास्क है, सबसे पहला जो आपका स्टेप है उसमें यही है कि आप अपने हैंड्स को प्रॉपर्ली वॉश करें, चाहे वो आप खाना खाने से पहले हो, खाना खाने के बाद हो, खाने को तैयार करने से पहले या खाना तैयार करने के बाद। सबसे मेन बात, आपके हाथों में माइक्रोऑर्गेनिज्म ऑल द टाइम डेवलप्ड रहते हैं जो आपको दिखाई नहीं देते हैं क्योंकि ये बहुत टाइनी ऑर्गेनिज्म होते हैं, तो इसलिए इनको स्प्रेड आउट होने से रोकने के लिए आपको अपने हैंड्स को प्रॉपर्ली वॉश करना चाहिए। सेकेंड वन, जब भी आप टॉयलेट यूज़ करते हैं, ठीक है, तो टॉयलेट यूज़ करने के बाद कंपल्सरीली आप अपने हैंड को वॉश करें क्योंकि टॉयलेट एक ऐसा एरिया है जहाँ पर आपके जो माइक्रोऑर्गेनिज्म हैं वो प्रॉपर्ली डेवलप होते, स्प्रेड होते हैं। सेकेंड वन, आपका जो माउथ है, जब आपको खांसी या छींक आती है तो उसको आपको कवर अप करना है। क्यों कवर अप करना है? इससे पहली वीडियो में हमने बताया था कि जो माइक्रोऑर्गेनिज्म हैं वो कम्युनिकेबल डिजीज़ भी स्प्रेड करते हैं। कम्युनिकेबल डिजीज़ मीन्स कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन को डिजीज़ हो सकती है। तो उस डिज़ीज़ को रोकने के लिए, कम्युनिकेबल डिजीज़ को रोकने के लिए, क्योंकि ये जो कफ है, स्नीज़ है, ये आपकी कम्युनिकेबल डिजीज़ की कैटेगरी में आती हैं, तो उनको रोकने के लिए बेस्ट यही है कि जब भी आपको खांसी, छींक, इस तरह की जो एक्टिविटी हो तो आप अपना मुंह कपड़े से ढक लें। जो हैंकरचीफ होता है उससे आप कवर अप कर लें। उससे क्या होगा कि जो ये बैक्टीरिया हैं आपके कम्युनिकेबल डिजीज़ के, वो दूसरे फैमिली मेम्बर्स की बॉडी में एंटर नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट देखिए, अपने आप को, अगर मान लीजिए किसी ऐसे पर्सन को कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं या माइक्रो ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड डिजीज़ हैं, तो उससे अपने आप को आप दूर रखें, उससे अपने आप को डिस्टेंस मेंटेन करके रखें। सेकेंड वन, वो फूड कंज्यूम ना करें जो फ्रेश ना हो और अच्छी तरह से कुक्ड ना हुआ हो। मीन्स आपने खाना बना के रखा हुआ है, फ्रिज में स्टोर करके रख दिया, इसको 2-3 दिन हो गए, आप उसको कंज्यूम ना करें क्योंकि उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म डेवलप हो चुके होते हैं जो आपकी हेल्थ को नुकसान पहुंचा सकते हैं। और दूसरा, जो खाना अच्छी तरह से पका हुआ नहीं है उनको भी नहीं खाना चाहिए क्योंकि उसमें भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म डेवलप होने के चांसेस रहते हैं। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट, जो कंडीशंस हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को प्रमोट करती हैं, कौन कौन सी हैं? सबसे पहला है मॉइस्चर, यानी कि जिस फूड आइटम में मॉइस्चर आ जाएगा वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए ग्रेट अपॉर्चुनिटी होती है टू ग्रोथ। ठीक है, मान लीजिए आपके घरों में दाल रखी हुई है या आपके मसाले रखे हुए हैं, उनमें मान लीजिए मॉइस्चर आ जाता है किसी भी तरह से, तो आपने देखा हो कुछ समय के बाद वो ख़राब हो जाते हैं क्योंकि वहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रोथ कर जाते हैं, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रोथ करने के लिए मॉइस्चर सबसे ज़्यादा सुटेबल एनवायरनमेंट कंडीशन होती है। नेक्स्ट, आपका जो फूड आपने बहुत लंबे समय तक रूम टेम्परेचर में रखा हुआ है, ऐसे खुला छोड़ा हुआ है रूम टेम्परेचर में, वो भी ख़राब हो जाता है। सपोज जैसे यहाँ पे तो आपने देखा कि फ्लैश ऑफ एनिमल रखा हुआ है। आप आटे की बात कर लीजिए, जो आटा घर में रखते हैं वो वेल नोन है, आप सब जानते हैं। अगर गर्मियों के मौसम में, ठीक है, आपकी मम्मा आटे को फ्रिज में नहीं रखती है, मान लीजिए सुबह उन्होंने आटा लगाया और शाम तक वो ऐसे ही फ्रिज में रखा हुआ रूम टेम्परेचर पे, उसमें सॉरी रसोई में रखा हुआ है, किचन में रखा हुआ है, तो वो आटा ख़राब हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म डेवलप हो जाते हैं, उसको फर्मेंट कर देते हैं। क्लियर? तो रूम टेम्परेचर पे रखा हुआ खाना भी ज़्यादा लंबे समय तक माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ के लिए सुटेबल होता है। नेक्स्ट देखिए, अगर मान लीजिए किसी फ्रूट की स्किन या वेजिटेबल की स्किन डैमेज हो गई है, ख़राब हो रही है ऊपर से, तो उसमें भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म आराम से डेवलप हो सकते हैं। तो ऐसे फूड को भी अवॉइड करें जिसकी स्किन या वेजिटेबल जिसकी स्किन ख़राब हो रही हो। ठीक है, अब जिन फूड आइटम्स में ये लो कंटेंट होते हैं सॉल्ट के, शुगर के या एसिड्स के, उनमें भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ईजिली डेवलप कर जाते हैं। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। अब कुछ मेथड जो फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं हम लोग अपने घरों में कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म में ना हो, उनको रोक सकते हैं। कैसे? एक है पहला आपका डिहाइड्रेशन, सेकेंड वन इज फ्रीजिंग, थर्ड वन इज इंक्रीजिंग टेम्परेचर एंड फोर्थ वन इज यूजिंग प्रिजर्वेटिव। चलिए इनके बारे में देखते हैं। सबसे पहले है डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होता है कि रिमूविंग वाटर और मॉइस्चर फ्रॉम द फूड, यानी कि फूड के अंदर जो भी मॉइस्चर है उसको या वाटर है कंटेन है उसको रिमूव करना। कैसे होगा? इट विल बी
ड्राइंग इन द सनलाइट, यानी कि जो सूरज की रोशनी है उसमें उस फूड आइटम को रखा जाए जिससे कि उसके अंदर का जो मॉइस्चर है वो ख़त्म हो जाए। आपने देखा होगा मम्मा जब आपके मसाले, जो चिली हो गया आपका या फिर कोरिएंडर हो गया, उसको जब पीसती हैं तो उससे पहले धूप में रखती हैं। क्यों रखती हैं? कि उसके अंदर जो मॉइस्चर है वो ख़त्म हो जाए, ठीक है, जिससे उसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ है वो उसके चांसेस ना के बराबर हो जाए। क्लियर? डिहाइड्रेशन समझ में आ गया? चलिए आगे चलते हैं। ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो फूड आइटम्स आपके डिहाइड्रेशन के थ्रू बनाए जाते हैं। आपका जिंजर पाउडर हो गया, पोटैटो चिप्स हो गए, एंड फेनुग्रीक यानी कि मेथी हो गई आपकी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। सेकेंड वन इज लोअर टेम्परेचर। हम टेम्परेचर को लो करके भी फूड आइटम्स में माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो ग्रोथ है उसको रोक सकते हैं। लेकिन एक बात मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगी कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ है उसको हम रोक नहीं सकते हैं, उसकी जो ग्रोथ है उसको केवल हम कम कर सकते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो पैदा होंगे ही होंगे, लेकिन जो ये प्रिजर्वेटिव मेथड्स हैं इनके थ्रू हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो ग्रोथ है उसकी रेट को कम कर सकते हैं, उसकी ग्रोथ को हम रोक नहीं सकते हैं, ठीक है। तो सेकेंड वन इज लोइंग टेम्परेचर। आप लोगों के घरों में समय में फ्रिज है, तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये लो टेम्परेचर पे जो इनकी स्प्रेडिंग जो पावर होती है वो कम हो जाती है। तो इसीलिए इसी पर्पज़ को ध्यान में रखते हुए रेफ्रिजरेटर्स बनाए गए हैं जिसमें कि जो टेम्परेचर होता है वो लो रहता है एंड जो हमारा फूड है वो उसमें प्रिजर्व रहता है, ठीक है। 1-2 दिन तक हम उसको कंज्यूम कर सकते हैं आराम से, क्योंकि लो टेम्परेचर में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ रेट होती है वो कम हो जाती है। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। जैसे मान लीजिए ये दाल है, दाल बनाई है, दाल को हमने बना के फ्रिज में रख दिया है, तो 1-2 दिन तक तो हम उस दाल को कंज्यूम कर सकते हैं। लेकिन अगर इससे ज़्यादा दिन हम कंज्यूम करने की सोचें तो उस दाल का टेस्ट या उसका जो एक तरीके से कलर होता है वो ख़राब होने लगता है, मीन्स उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो ग्रोथ करने लगते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका इंक्रीजिंग टेम्परेचर। टेम्परेचर को इंक्रीज़ करके भी जो एंजाइम्स या माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनको ग्रोथ करने से रोका जा सकता है, उनको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। इसमें 2 आपके मेथड्स इन्वॉल्व होते हैं टेम्परेचर इंक्रीजिंग में। पहला है आपका पास्चराइजेशन, दूसरा है आपका स्टरलाइजेशन। चलिए इनको भी देख लेते हैं क्या होते हैं ये। सबसे पहले पास्चराइजेशन। पास्चराइजेशन में क्या होता है कि जो फूड आइटम होता है उसको एकदम से हाई टेम्परेचर पे रखा जाता है, उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई कर दिया जाता है एंड देन इसको क्विकली कूल किया जाता है। इसमें क्या होता है कि जो टेम्परेचर का वेरिएशन होता है इसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो स्टैंड नहीं कर पाते हैं, उस चेंजिंग जो टेम्परेचर है उसको वो झेल नहीं पाते हैं, इसकी वजह से वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। जैसे मम्मी आपके घरों में दूध उबालती हैं ना, तो उसमें आप उसका जो टेम्परेचर एकदम से रेज होता है एंड देन फिर वो कूल डाउन हो जाता है, तो उसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो इस टेम्परेचर वेरिएशन को झेल नहीं पाते हैं, तो वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। क्लियर? पास्चराइजेशन समझ में आ गया? मीन्स टेम्परेचर को एकदम से हाई करना एंड देन उसको क्विकली कूल करना। नेक्स्ट वन देखिए, स्टरलाइजेशन। स्टरलाइजेशन में क्या होता है कि जो हाई टेम्परेचर है फूड आइटम का उसको काफ़ी लंबे समय तक उस टेम्परेचर पे कंटिन्यू करना। जैसे कि आप लोग पानी बॉयल करते हैं घर में पीने के लिए, जब पानी को हम बॉयल करते हैं तो क्या करते हैं, उसको हम थोड़ा टाइम तक उसको बॉयल अप होने देते हैं। क्यों होने देते हैं? क्योंकि इसमें जो हाई प्रेशर है उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। बोलते हैं ना कि अगर आप उबला हुआ पानी पीते हैं, बॉयल पानी पीते हैं, तो उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ के चांसेस ना के बराबर होते हैं, उसमें बैक्टीरियाज नहीं रहते हैं। तो इसी वजह से उस प्रोसेस को हम कहते हैं स्टरलाइजेशन, मीन जिसमें फूड आइटम को हाई टेम्परेचर पर लॉन्गर टाइम तक रखा जाता है। क्लियर? स्टरलाइजेशन पास्चराइजेशन में आपको डिफरेंस समझ में आ गया? चलिए आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं कुछ प्रिजर्वेटिव्स के बारे में, यानी कि वो फूड आइटम, वो इंग्रेडिएंट्स जो फूड में डाले जाते हैं फॉर प्रिजर्विंग फूड, जिससे आपका फूड थोड़ा लंबे समय तक काम कर सके, ठीक है। एनी सब्सटेंस दैट इज एडिड टू फूड टू कीप इट फॉर लॉन्ग टाइम, यानी कि कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो फूड में ऐड किया जाता है उसको लंबे समय तक कंज्यूम करने के लिए। कौन कौन से हैं आपके इसमें दिखाई दे रहे हैं? आपके लेमन हैं और यहाँ पे हैं बहुत सारे आपके स्पाइसेस भी दिखाई दे रहे हैं। चलिए देखते हैं, बात करते हैं इनके बारे में। जो एग्जाम्पल्स हैं इनके, एक है आपका सॉल्ट, शुगर और एसिड्स, ठीक है। ये आपके प्रिजर्वेटिव्स के एग्जाम्पल्स हो गए। चलिए आगे चलते हैं। अब प्रिजर्वेटिव्स जो होते हैं वो नेचुरल भी होते हैं, आर्टिफिशियल भी होते हैं, ठीक है। जो नेचुरल प्रिजर्वेटिव्स हैं वो इजीली अवेलेबल होते हैं, ठीक है, अपने घर में ही मिल जाते हैं आपको आराम से। कौन कौन से होते हैं वो? आपका सॉल्ट, शुगर, लेमन जूस, ऑयल और स्पाइसेस। आप लोगों ने देखा भी होगा कि जब आपकी मम्मी घर में अचार डालती हैं तो अचार में वो प्रिजर्वेटिव के रूप में उसमें ऑयल इंक्लूड करती हैं, है ना, नमक भी डालते हैं, तो वो प्रिजर्वेटिव का काम करता है, मीन्स उसको लॉन्गर टाइम तक स्टे कराने के लिए यूज़फुल होता है। क्लियर?
चलिए आगे चलते हैं। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द केमिकल प्रिजर्वेटिव्स। केमिकल प्रिजर्वेटिव्स कौन से होते हैं? जो केमिकल बेस्ड होते हैं, ठीक है। पहला है आपका पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट, ये वाइट पाउडर की तरह होता है, ठीक है। सेकेंड आपका सिट्रिक एसिड, लिक्विड होता है। एंड थर्ड वन इज सोडियम बेंजोएट। सोडियम बेंजोएट और आपका जो सिट्रिक एसिड है ये बहुत ज़्यादा कंज्यूम किया जाता है इन फूड प्रिजर्वेशन। क्लियर? आई होप आपको चैप्टर समझ में आ गया होगा और जो वीडियोज़ हैं आपको हेल्पफुल होंगी अबाउट माइक्रो ऑर्गेनिज्म को समझने के लिए, ठीक है। थैंक यू सो मच एंड हैव अ लवली डे।